सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है वाई इज पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉनकेव। तो इसका बेसिक सा सिंपल सा रीजन है कि ये जो पीपीसी होता है ये कॉनकेव शेप का क्यों होता है। कॉनकेव शेप कैसी होती है? इस टाइप की कॉनकेव शेप होती है। तो इसके पीछे का रीजन होता है बिकॉज ऑफ increasing marginal rate of transformation। ये कॉनकेव किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो एमआरटी होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में भी बात करते हैं, वो इंक्रीजिंग होता है। दैट्स वाई इसकी शेप कॉनकेव होती है। जब इंक्रीजिंग एमआरटी होता है तो कैसी शेप होती है सर? कॉनकेव शेप होती है। अभी और भी चीजें बताता हूँ इससे रिलेटेड, अच्छे से डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। तो एमआरटी क्या होता है कि हम जैसे ना यहाँ पे दो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक गुड है प्रोडक्ट ए एंड दूसरा गुड है प्रोडक्ट बी। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब हम एक गुड की प्रोडक्शन करते हैं ना, मैंने एक ये बनाया एंड मैं अभी बी के 10 यूनिट्स बना रहा हूँ, ठीक है, मैं बी के 10 यूनिट्स बना रहा हूँ। ये एक्स वाई को हटा देते हैं, इसकी जगह ए बी लिख देते हैं। मैं एक यूनिट ऑफ ए बना रहा हूँ एंड 10 यूनिट्स ऑफ बी बना रहा हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये हमेशा ना डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग नहीं, हमेशा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है। कि मतलब जब मैंने एक चीज को इंक्रीज करा, जब मैं देखो ए की प्रोडक्शन यहाँ पर थी, ए की प्रोडक्शन में यहाँ तक ले आया, ए की प्रोडक्शन को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से देखना क्या फर्क पड़ेगा। ये मेरा बी है एंड अब क्या होगा, मैंने ए की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, यहाँ तक ले आया। तो जब मैं ए की प्रोडक्शन को देखो इतना मैंने बढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, बी की प्रोडक्शन कम हो गई। इसी रेट को बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम एक चीज की प्रोडक्शन हम दो कमोडिटीज बना सकते हैं। पीपीसी में ये अजम्पशन होती है कि सिर्फ हम दो कमोडिटीज बना सकते हैं। तो जब मैं एक कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज करूंगा तो दूसरी कमोडिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करा। यहाँ पर मैंने ए की प्रोडक्शन पहले एक बना रहा था, अब दो बनाने लग गया, तो ये डिक्रीज होके अब मैं 9 यूनिट्स ऑफ बी प्रोडक्ट बी के 9 यूनिट्स बनाने लगूंगा। अब 3 यूनिट्स बनाने लगा तो इसके 7 यूनिट्स बनाऊंगा, इसके 4 यूनिट्स बनाने लगा तो इसके भी 4 यूनिट्स बनाऊंगा। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, डिक्रीज तो ये हो रहा है। जब मैं एक को इंक्रीज कर रहा हूँ, इसको बारी बारी एक यूनिट में इंक्रीज करे जा रहा हूँ, एंड जिसको बारी बारी एक यूनिट इंक्रीज कर रहा हूँ मैं इसे, तो दूसरे वाला देखो कैसे कम हो रहा है। पहले दूसरे वाला 1 यूनिट कम हुआ, फिर 2 यूनिट कम हुआ, फिर 3 यूनिट कम हुआ, अब एक और बढ़ाओगे तो शायद 4 या 5 यूनिट कम हो जाए। तो ये जिस रेट पर कम हो रहा है वो रेट कैसा है? वो इंक्रीजिंग रेट है। जिस रेट पर ये कम हो रहा है वो कैसा रेट है? इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग एमआरटी है। एंड इसी इंक्रीजिंग एमआरटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इसकी शेप कॉनकेव होती है। तो अब तुम्हें चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है? अगर इंक्रीजिंग एमआरटी हो, डिक्रीजिंग एमआरटी हो, तीन हो सकते हैं, या कांस्टेंट एमआरटी हो। हमारे कोर्स में वैसे हमेशा पीपीसी कॉनकेव ही दिखाया जाता है, मतलब इंक्रीजिंग ही होगा। बट अगर मान के चल लो कभी तुम आगे कोई एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें आ जाए कि डिक्रीजिंग एमआरटी अगर आ गया या कांस्टेंट एमआरटी अगर आ गया, तो पीपीसी की शेप कैसी होगी? ठीक है, इन दैट केस पीपीसी की शेप चेंज हो जाती है। अगर इंक्रीजिंग एमआरटी है तो हमने समझ लिया कैसी शेप है भाई, कॉनकेव शेप है। सर हमें समझ आ गई, इस टाइप की शेप होगी। बट अगर डिक्रीजिंग एमआरटी हो गया तो कॉन्वेक्स शेप हो जाती है। डिक्रीजिंग एमआरटी क्या होगा, आप ध्यान से समझना। डिक्रीजिंग एमआरटी के अंदर मैंने क्या करा, मैं जैसे यहाँ पर ये कैसे कम हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट पर कम हो रहा था,
अब डिक्रीजिंग रेट पर कम होगा, तुम्हें करके दिखाता हूं, ये देखो। ये देखना आप, पहले 1 यूनिट ऑफ ए बना रहा था तो मेरे पास 20 यूनिट्स ऑफ बी थे मान के चलो। फिर मैंने जब एक और यूनिट ऑफ ए बढ़ाया तो 15 यूनिट्स ऑफ बी हो गए, कम हो गए, ठीक है। कितने कम हुए? 5 यूनिट्स कम हुए। फिर उसके बाद एक और यूनिट बढ़ाया तो अब 12 यूनिट्स ऑफ बी हो गए, ये भी दोबारा से कम हो गए। कितने यूनिट्स कम हुए? 3 यूनिट्स। फिर दोबारा से एक और यूनिट बढ़ाया तो अब हो गया 10 बी। कितने यूनिट्स कम हो गए? 2। तो अब देखो ध्यान से क्या हुआ है ये, अब क्या हो गया सर, अब हमारे को क्या देखने के लिए मिल रहा है? अब हमें डिक्रीजिंग एमआरटी देखने को मिल रहा है। डिक्रीजिंग एमआरटी में क्या देखने को मिला कि देखो डिक्रीज तो हो रहा है, जब हम 1 यूनिट ए की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो बी की प्रोडक्शन डिक्रीज तो हो रही है, बट किस रेट पर डिक्रीज हो रही है? डिक्रीजिंग रेट पर। पहले 5 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, अब शायद जाके 1 कम हुए। तो डिक्रीजिंग रेट पर जब कम होती है तो उसको डिक्रीजिंग एमआरटी, डिक्रीजिंग रेट पर जब एमआरटी कम होती है तो उसको डिक्रीजिंग एमआरटी बोला जाता है। एंड इन दैट केस हमारे पीपीसी की शेप कॉन्वेक्स हो जाती है, इस टाइप की कॉन्वेक्स शेप हो जाती है। एंड जब कांस्टेंट एमआरटी होता है तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन के आती है। कैसी लाइन बन के आती है? स्ट्रेट लाइन। इन दैट केस पीपीसी कैसा हो जाता है? ऐसा, ठीक है। ये भी पीपीसी की शेप है, ये भी पीपीसी की शेप है, एंड ये भी पीपीसी की है। हमें सिर्फ ये वाली करनी है। बट पेपर में अगर इन केस आ जाए कि अगर इंक्रीजिंग एमआरटी नहीं है, उसकी जगह डिक्रीजिंग एमआरटी है, हमें हमेशा दिमाग में यही रखना है कि हमेशा इंक्रीजिंग एमआरटी ही होगा। बट अगर इन केस अगर वो दे दे कि डिक्रीजिंग एमआरटी कर दो या कांस्टेंट एमआरटी कर दो, तो हमें पता होना चाहिए कि पीपीसी की शेप ऐसी चेंज हो जाएगी फिर, ठीक है। बट जर्नल ट्रूथ यही है, जर्नली यही होता है। क्या होता है कि पीपीसी की शेप हमेशा कॉनकेव ही रहती है एंड एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग ही रहता है, ठीक है। ये तो कभी कभार की बात है कि कभी डिक्रीजिंग हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, तो अगर इकोनॉमिस्ट कहें कि अज्यूम करके देखो ऐसा। बट जर्नल सेंस में हमेशा पीपीसी की शेप कॉनकेव ही होती है एंड उसका रीजन भी हमें पता लग गया, इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है। एंड इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि ये डिक्रीजिंग एमआरटी शो कर रहा है। डिक्रीजिंग एमआरटी नहीं शो करना हमें, हमें हमेशा जर्नल ट्रूथ में रहना है। एंड जर्नल ट्रूथ में जर्नली जर्नल सेंस में क्या रहता है? जर्नल सेंस में हमेशा इंक्रीजिंग एमआरटी रहता है इन केस ऑफ पीपीसी, ठीक है। इसी वजह से वो हमेशा कॉनकेव शेप का रहता है, ठीक है ना। आई होप कि अच्छे से समझ आई होगी सारी चीज़ें।